हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो क्लास में, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। जो अध्याय था उसके अंतिम टॉपिक जनसंख्या वृद्धि पर। समझ पाए होंगे आप? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हमारा बिंदु है जनसंख्या वृद्धि। तो देखिए बच्चों, जनसंख्या वृद्धि होती क्या है? जनसंख्या वृद्धि होती क्या है, इसे परिभाषा रूप में समझने का प्रयास कीजिए कि किसी क्षेत्र विशेष में निवासित लोगों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। कोई भी एक विशेष क्षेत्र है और उस क्षेत्र में निवास करने वाले जो लोग हैं, उनकी संख्या में जो परिवर्तन आता है, उनकी संख्या में जो वृद्धि होती है, उस वृद्धि को, उस परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। तो समझ पाए होंगे आप परिभाषित रूप में। अब हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि, इसका मूल्यांकन कैसे प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ। तो देखिए, भारत की प्रथम जनगणना 1882 में हुई थी। भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? 1882 में। लेकिन ये एक प्रयोगात्मक आधार था, एक प्रयोगात्मक रूप में की गई थी, जो भारत के कुछ राज्यों तक ही सीमित थी। यानी यूं कहें, संपूर्ण भारत की जनगणना नहीं की गई थी, सिर्फ कुछ राज्यों तक ही सीमित जनगणना थी, जो एक प्रयोगात्मक आधार पर की गई थी। भारत की प्रथम सर्वमान्य और विधिवत जनगणना कब हुई? 1881 में। 1881 में भारत की प्रथम विधिवत और सर्वमान्य जनगणना हुई। अब 1881 से जो भारतीय जनसंख्या है, उसका मूल्यांकन प्रारंभ हुआ कि किस प्रकार से दशकीय समयावधि में जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, या उसमें न्यूनता आती है। तो इस मूल्यांकन को प्रारंभ किया विधिवत रूप से 1881 में। अब जो जनसंख्या वृद्धि है, उसमें वृद्धि आगामी 1881 के बाद आगामी वर्षों में किस प्रकार से रही, उसे हमने जनसंख्या वृद्धि की 4 अवस्थाओं में बांटा है। एक एक करके अपन उसका अध्ययन करते हैं। तो पहली देखिए, मंद वृद्धि का काल। जनसंख्या वृद्धि जो थी वो बहुत ही मंद गति से हो रही थी, और काल क्या था उसका? 1901 से लेकर 1921। 1901 से 1921 का जो काल था, उसमें जनसंख्या वृद्धि बहुत ही मंद गति से हो रही थी। क्या कारण थे उसके? इस काल में जनसंख्या वृद्धि की गति बहुत ही धीमी थी। किन कारणों से थी? 1911 से 1921 की जो दशकीय समयावधि थी, इस दशक में भीषण अकाल, महामारी, अन्न का अभाव आदि सभी कारणों से उच्च मृत्यु दर होने के कारण नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। हमने बात की कि 1901 से 1920-21 का जो काल था, वो मंद वृद्धि का काल था। इस काल में वृद्धि मंद क्यों रही? तो उसके कारण थे कि 1911 से 21 की जो दशकीय समयावधि थी, उसमें भीषण अकाल, महामारी और अन्नाभाव रहने के कारण मृत्यु दर बढ़ गई। अकाल में, महामारी में लोग भूखमरी से, बीमारियों से मर रहे थे। तो मृत्यु दर बढ़ने के कारण जो जनसंख्या वृद्धि थी, उसकी गति बहुत ही मंद रही। अगला देखिए, स्थिर वृद्धि का काल। 1921 के बाद 1921 से लेकर 51 का जो काल था, वो स्थिर वृद्धि का काल था। इसमें गति मंद थी, उसमें थोड़ा सुधार आया, लेकिन तीव्रता भी नहीं आई। जो स्थिति थी वो स्थिर बनी रही। स्थिर बनने के कारण क्या थे? देखिए, वर्ष 1921 को भारतीय जनसंख्या विकास में एक महान जनांकीय विभाजक कहा जाता है, क्योंकि 1921 के बाद जनसंख्या में तीव्रता आना प्रारंभ हो गया, जनसंख्या में परिवर्तन होना प्रारंभ हो गया। तो 1921 को भारतीय जनसंख्या विकास में एक महान जनांकीय विभाजक कहा जाता है। तो समझ पाए होंगे आप।
इसका प्रमुख कारण क्या था? अकाल और महामारियों में नियंत्रण होने के कारण मृत्यु दर में कमी आई और जन्म दर पूर्ववत ही रही, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि स्थिर हो गई। पहले जो मृत्यु दर अधिक थी और जन्म दर भी उसके अनुपात में अधिक थी, तो इस कारण से जनसंख्या की जो गति थी वो मंद थी, मृत्यु दर अधिक थी। अब मृत्यु दर पर नियंत्रण हो गया। क्यों? क्योंकि अकाल और महामारी पर नियंत्रण कर लिया गया। अब मृत्यु दर नियंत्रित हुई तो जनसंख्या है वो स्थिर हो गई। यहाँ मृत्यु दर अधिक थी और जन्म दर चल रही थी, तो गति मंद गति से बढ़ रही थी, यहां स्थिर हो गया मामला। क्यों? क्योंकि मृत्यु दर घट गई और जन्म दर चलती रही। तो ये स्थिर समयावधि का काल था। उसके बाद आता है तीव्र वृद्धि का काल, 1951 से लेकर 1981 का काल, जिसमें जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होना प्रारंभ हो गई। देखिए, वर्ष 1951 को द्वितीय जनांकीय विभाजक कहा जाता है। प्रथम जनांकीय विभाजक वर्ष कौन सा? 1921। द्वितीय जनांकीय विभाजक वर्ष कौन सा? 1951। यहां पहले मृत्यु दर अधिक थी, मृत्यु दर पर नियंत्रण हुआ, अकाल पर नियंत्रण हुआ, महामारियों पर नियंत्रण हुआ, तो जनसंख्या के जो जनांकी के आंकड़े थे उनमें परिवर्तन होना शुरू हुआ, उनमें बढ़ोतरी होना प्रारंभ हुआ। इसलिए 1921 को प्रथम जनांकी के विभाजक वर्ष और 1951 को द्वितीय जनांकी के विभाजक वर्ष कहा जाता है। 1951 के बाद विकास कार्यों में तेजी तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही थी। एक तो क्या हुआ? विकास कार्य अनवरत गति से चलने लगे। दूसरा, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होने लगा। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और विकास कार्यों के कारण 1951 के बाद जनसंख्या वृद्धि है उसमें वृद्धि आने लगी, जनसंख्या में बढ़ोतरी होने लगी। इसलिए 1951 को द्वितीय जनांकीय विभाजक वर्ष कहा जाता है और 1921 को प्रथम जनांकीय विभाजक वर्ष कहा जाता है। इसके बाद आता है चौथा, घटती वृद्धि का काल, 1981 से लेकर 2011 तक। इस समय तक स्थिति ये आ गई थी कि जो देश की जनसंख्या थी वो सामान्य से अधिक बढ़ने लगी, या यूं कहें जनसंख्या बढ़ोतरी, जनसंख्या वृद्धि भी एक समस्या बनने लगी। अब इस समस्या का निदान भी आवश्यक था, इस समस्या पर नियंत्रण भी आवश्यक था। तो अनेक प्रकार के नियंत्रणों के कारण अब जनसंख्या वृद्धि है वो घटने लगी। देखते हैं 1981 से 1991 के दशक में जन्म दर में कमी आई। जो जन्म दर पहले अनवरत गति से बढ़ रही थी, अब उस पर नियंत्रण किया जाने लगा, लोगों को अभिप्रेरित किया जाने लगा, लोगों के सामने जनसंख्या वृद्धि एक समस्या के रूप में उभरने लगी, तो उस पर नियंत्रण किया गया और जन्म दर घटने लगी। जन्म दर घटने लगी तो 81 से जो 91 का एक दशक था, एक दशक की समयावधि थी, उसमें जनसंख्या वृद्धि है वो घटना प्रारंभ हो गई। जनसंख्या में ह्रास की यह प्रवृत्ति परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता और छोटा परिवार अपनाने की प्रेरणा से हुई। 1981 के बाद जनसंख्या में जो जनसंख्या वृद्धि जो घटने लगी, जनसंख्या में जो कमी आने लगी, न्यूनता आने लगी, उसका कारण था कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाए जाने लगे। उसके अलावा छोटा परिवार अपनाने के लिए प्रेरित किया जाने लगा। छोटा परिवार, सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, इस प्रकार से जो छोटा परिवार था उसको छोटा किया जाने लगा ताकि साक्षरता में वृद्धि की जाए, जो महिलाओं की उपेक्षित स्थिति है उसमें सुधार किया जा सके, लोगों की जो न्यूनतम जीवन सुविधाएं हैं उनमें सुधार लाया जा सके। तो इन सभी चीजों को लक्ष्य करते हुए जनसंख्या को नियंत्रित किया जाने लगा और परिणाम स्वरूप 1981 से 2011 के समय में जनसंख्या वृद्धि है उसमें घटना शुरू हो गई, उसमें न्यूनता आने लगी। समझ पाए हो गया? अब हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के प्रतिरूप की, कि जनसंख्या वृद्धि हुई तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे देश में जनसंख्या वृद्धि एक समान नहीं हुई।
कुछ प्रदेश ऐसे थे जिनमें दशकीय वृद्धि बहुत अधिक रही, धनात्मक रही, तो कुछ प्रदेश ऐसे भी थे जिनमें जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही, जनसंख्या बढ़ने की बजाय घटती रही। कुछ मध्यम श्रेणी के राज्य भी थे, केंद्र शासित प्रदेश भी थे, जिनमें जनसंख्या वृद्धि ना बढ़ी ना घटी, एक स्थिरता से लगातार चलती चली गई। चलिए एक एक करके देखते हैं। तीव्र जन वृद्धि के क्षेत्र, जनसंख्या वृद्धि के प्रतिरूप में पहला आता है तीव्र जन वृद्धि के क्षेत्र। और तीव्र जन वृद्धि के क्षेत्र को हम किससे नापेंगे? 30% से अधिक दशकीय वृद्धि, दशकीय वृद्धि 30% से अधिक। जिन राज्यों में दशकीय वृद्धि 30% से अधिक रही, उन राज्यों को तीव्र जन वृद्धि के क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। और उसमें कौन से क्षेत्र थे? केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव दो ही ऐसे राज्य थे, ऐसे क्षेत्र थे जिनमें 30% से अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि आंकी गई। दूसरा आता है मध्यम जन वृद्धि के क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिनमें दशकीय वृद्धि 20 से 30% रही, दशकीय वृद्धि 20 से 30% रही, ऐसे क्षेत्रों को शामिल किया गया मध्यम जन वृद्धि के क्षेत्रों के अंतर्गत। देखिए कौन कौन से हैं। इनमें है बिहार, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पुडुचेरी आदि। ये इस प्रकार के राज्य थे जिनकी दशकीय वृद्धि 20 से 30% दर्ज की गई। समझ पाए होंगे। अगला देखिए, कम न्यून जन वृद्धि के क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिनमें जनसंख्या वृद्धि बहुत न्यून रही और दशकीय वृद्धि 20% से भी कम रही। 20% से कम दशकीय वृद्धि वाले जो क्षेत्र थे, जो राज्य थे, उनको इसमें शामिल किया गया। कौन कौन से थे? आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। ये सभी राज्य ऐसे राज्य थे जिनकी जनसंख्या वृद्धि बहुत न्यून रही, दशकीय जनसंख्या वृद्धि 20% से भी कम रही। तो इस प्रकार से हमने अध्ययन किया जनसंख्या के प्रतिरूपों का कि पूरे देश के जो राज्य थे, जो केंद्र शासित प्रदेश थे, उनमें दशकीय वृद्धि दर किस प्रकार से रही। किन राज्यों में 30% से अधिक रही, किन में 20 से 30% रही और किन राज्यों में 20% से भी कम जनसंख्या वृद्धि रही। अब हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव, यानी जनसंख्या वृद्धि के कारणों की। जनसंख्या वृद्धि किन किन कारणों से हो रही है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव पर, जनसंख्या वृद्धि के कारणों पर। तो चलिए एक एक करके अध्ययन करते हैं। जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव यानी उसके कारण, किन कारणों से जनसंख्या वृद्धि होती है, या यूं कहें जनसंख्या वृद्धि में जो अनियंत्रितता आती है उसके पीछे कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं। पहला कारक है निम्न साक्षरता। निम्न साक्षरता के कारण पढ़े लिखे लोगों की संख्या समाज में कम है, जिसके कारण उनका बौद्धिक विकास नहीं हो पाता और अल्प बौद्धिक विकास वाले लोग जनसंख्या वृद्धि जैसी गंभीर समस्या पर चिंतन मनन नहीं कर पाते और परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि होती चली जाती है। तो समझ पाए होंगे आप। अगला देखिए, परंपरावादी सोच। लोगों की, मनुष्य की जो सोच है वो परंपरावादी है, उसमें रूढ़िवादिता है। वो आज भी प्राचीन तौर तरीकों से सोचता है, उसमें आधुनिकता का परिवेश नहीं है, आधुनिकता से वो दूर भागने का प्रयास करता है और परंपरावादी सोच के कारण वो संतानोत्पत्ति को ईश्वरीय प्रसाद मानता है।
तो संतानोत्पत्ति को ईश्वरीय प्रसाद मानने के परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि जैसी गंभीर समस्या को वो नजरअंदाज कर देता है, उसे पहचान नहीं पाता और उस परंपरावादी सोच के कारण जनसंख्या वृद्धि अनवरत गति से होती चली जाती है। अगला देखिए, संयुक्त परिवार प्रथा। संयुक्त परिवार प्रथा भी जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाने वाला एक मुख्य कारण है, क्योंकि जब परिवार संयुक्त होगा, परिवार में बहुत सारे लोग एक साथ रहेंगे, तो बच्चों के भरण पोषण, बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी माता पिता के अतिरिक्त परिवार के जो अन्य परिवारजन होंगे उन पर भी रहेगी। तो बच्चों के भरण पोषण और पालन पोषण की जो समस्या है उससे माता पिता को निजात मिल जाएगी। माता पिता के लिए वो एक समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि बच्चों का पालन पोषण परिवार के सभी लोग मिलकर कर रहे होते हैं। तो परिणाम स्वरूप जो माता पिता हैं बच्चों के, वो जनसंख्या वृद्धि करते चले जाते हैं। तो संयुक्त परिवार प्रथा भी जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। अगला देखिए, पुत्र जन्म को प्राथमिकता देना। जो भारतीय प्राचीन विचारधारा है, जो परंपरावादी सोच है, उसमें पुत्र के जन्म को प्राथमिकता दी जाती है। पुत्री के जन्म पर अफसोस मनाया जाता है, तो पुत्र के जन्म पर उत्सव मनाया जाता है। तो ये जो पुत्र रत्न को प्राप्ति की जो एक सोच है, ये भी जनसंख्या वृद्धि का कारण बनती है। किन्हीं माता पिता के 2, 3, 4 पुत्रियां हो जाती हैं, तो पुत्रियां होने के बाद पुत्र मोह में वो संतानोत्पत्ति करते चले जाते हैं और परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि होती चली जाती है। अगला देखिए, महिलाओं की समाज में उपेक्षित स्थिति। महिलाओं को सोसाइटी में, समाज में प्रॉपर सम्मान नहीं मिल पाता, उनकी समाज में स्थिति उपेक्षित रहती है, जिसके कारण वो परिवार नियोजन में अपना जो योगदान है वो नहीं दे पाती। जिस प्रकार से परिवार के लोगों के द्वारा उसे संचालित किया जाता है, वैसे ही उसका जीवन स्तर चलता चला जाता है। तो महिलाओं की उपेक्षित स्थिति के कारण भी जनसंख्या नियंत्रण जैसे बिंदु पर विचार विमर्श नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि होती चली जाती है। अगला देखिए, नगरीकरण। जो आधुनिकता है उसका प्रभाव, नगरीकरण के कारण भूखमरी जैसी समस्या, बेरोजगारी जैसी समस्या नहीं हो पाती, क्योंकि लोग नगरों की ओर पलायन कर जाते हैं। वहां अत्यधिक औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण उनको रोजगार भी मिल जाता है। और दूसरा, वहां सघन बस्तियां हैं, उन सघन बस्तियों में अधिक जनसंख्या की समस्या को ये लोग नहीं समझ पाते। तो बेरोजगारी निवारण, अधिक भूखमरी निवारण और अधिक जनसंख्या होने के कारण जनसंख्या वृद्धि होती चली जाती है। तो इन सभी कारणों से भारत में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, या यूं कहें होती आई है। अब ये जो जनसंख्या वृद्धि है, इसके समाज पर क्या क्या कुप्रभाव पड़ते हैं, या यूं कहें जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या क्या है। तो चलिए एक एक करके अध्ययन करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या रहने वाले हैं या क्या रहे हैं। पहला है, जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो गई है। मानव ने अधिकाधिक वृक्षों को काटा है, अधिकाधिक उत्पादन के लिए, अपने आवास को बढ़ाने के लिए, अपनी भौतिकवादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो मानव के द्वारा जनसंख्या वृद्धि करने पर पर्यावरण के लिए भी समस्या उत्पन्न हो गई है। मानव ने अधिकाधिक औद्योगिकरण किया, अधिकाधिक नगरीकरण किया, अनेक अत्यधिक उत्पादन के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग में लिया, जिनके कारण पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्या उत्पन्न हो गई है। अगला देखिए, प्राकृतिक संपदाओं का निर्मम तथा अवैधानिक विदोहन करने से प्राकृतिक रूप से असंतुलन उत्पन्न हो गया है। मानव ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संपदाओं का निर्मम और अवैधानिक, बिना रोक टोक, बिना अनियंत्रित तरीके से विदोहन किया है, जिसके कारण प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है। अगला देखिए, कृषि भूमि पर मानव आवास विकसित करने से खाद्यान्न की समस्या।
मानव ने कृषि भूमि पर अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण, अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण जब मानव के सामने आवास की समस्या उत्पन्न हुई तो उसने कृषि भूमि पर आवास बनाना प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप आवासीय भूमि कम हो गई। आवासीय भूमि कम होने से खाद्यान्न की, अन्न की समस्या उत्पन्न हो गई। अगला देखिए, पर्यावरण संतुलन हेतु आवश्यक अनेक पशु पक्षियों का जीवन खतरे में है। तो पर्यावरण संतुलन में जिन बहुत सारे पशु पक्षी ऐसे हैं जिनकी पारिस्थितिक संतुलन में आवश्यकता है, परंतु अधिक जनसंख्या के कारण उनका जो जीवन है वो खतरे में पड़ गया है, उनका जीवन है वो विलुप्त होने के कगार पर चला गया है। अगला देखिए, जल प्रदूषण की समस्या। अत्यधिक जनसंख्या के कारण जल प्रदूषण जैसी समस्या उत्पन्न हो गई है। जो जल है उसमें से 70% जल तो प्रदूषित हो गया, 30% जल विषाक्त हो गया, जिसके कारण अनेक जलीय जीवों की, वनस्पतियों की मृत्यु हो रही है। संपूर्ण मानव जगत के लिए नुकसानदायी है, हानिकारक हो रहा है। तो अत्यधिक जनसंख्या के कारण जल प्रदूषण जैसी समस्या भी उत्पन्न हो रही है। जल स्तर 2 गुना से 3 गुना तक नीचे चला गया है। अत्यधिक विदोहन के कारण, अत्यधिक भूगर्भिक जल के दोहन के कारण जल स्तर भी गिरता जा रहा है। अगला देखिए, पर्यटन क्षेत्र विकसित करने से अनेक औषधीय पौधे विलुप्त हो रहे हैं। पर्यटन क्षेत्र विकसित करने से अनेक संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में पर्यटन वहां एकत्रित होते हैं। वो लोग वहां गंदगी फैलाते हैं, कूड़ा करकट फैलाते हैं, पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ते हैं, जिसके कारण अनेक प्रकार के औषधीय पौधे हैं वो विलुप्त हो गए हैं। अगला देखिए, वन विनाश से बाढ़ और सूखे की समस्या उत्पन्न हो गई है। वनों का मानव ने विनाश किया है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने आवास को स्थापित करने के लिए, तो उसके कारण बाढ़ और सूखे की समस्या उत्पन्न हो गई है। वाहनों के अधिकाधिक उपयोग से वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। वाहनों के अधिकाधिक उपयोग से ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। देश के आर्थिक विकास एवं वृद्धि अवरुद्ध हो गई है। अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण जो सरकारें हैं वो विकास की सुनियोजित योजनाएं नहीं बना पाती, जिसके कारण देश का विकास और देश की वृद्धि अवरुद्ध हो गई है। जानलेवा बीमारियां, एड्स, खसरा, पोलियो, चेचक आदि बढ़ रही है। अत्यधिक जनसंख्या बढ़ने के कारण पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा, वायु प्रदूषण बढ़ा, जल प्रदूषण बढ़ा, ध्वनि प्रदूषण बढ़ा, पारिस्थितिकी तंत्र विफल हो गया। उसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां बढ़ रही है। वर्तमान में बात करें तो कोविड-19 जो कोरोना बीमारी है वो भी इसका एक उदाहरण है, इसी का एक परिणाम है अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि का। तो अगला देखिए, बेरोजगारी की समस्या, भूखमरी की समस्या बढ़ गई है अत्यधिक जनसंख्या के कारण, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है और जो संसाधन है वो लुप्त होते जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में बेरोजगारी और भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। अगला देखिए, विकास योजनाओं का संचालन नहीं हो पा रहा है। सरकारों के द्वारा बनाई गई विकास योजनाओं का संचालन अत्यधिक जनसंख्या के कारण नहीं हो पाता। जो योजनाएं बनाई जाती हैं उन्हें जिस अनुपात में जनता तक पहुंचाया जाए या जनता पर लागू किया जाए, अत्यधिक जनसंख्या के कारण वो धरातल पर लागू नहीं हो पाती, परिणाम स्वरूप उनका संचालन अवरुद्ध हो जाता है। तो ये सभी हमने दुष्परिणाम पढ़े जनसंख्या वृद्धि के। जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पढ़े, सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभाव पढ़े। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। अब हम पढ़ते हैं जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय, कि इन सारी समस्याओं से निजात किस प्रकार से पा सकते हैं, या यूं कहें इन सारी समस्याओं पर नियंत्रण किस प्रकार से स्थापित किया जा सकता है। तो आइए अध्ययन करते हैं जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। और पहला है विवाह की आयु में वृद्धि करना। जो बालक बालिकाएं हैं उनकी विवाह योग्य आयु है लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष। उस आयु को बढ़ा दिया जाए। यदि उस आयु को बढ़ा दिया जाएगा तो बालक और बालिकाएं अपनी संपूर्ण शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे और समाज की जो पौराणिक प्राचीन सोच है, जो परंपरावादी सोच है, उससे ऊपर उठ पाएंगे। और एक पढ़ा लिखा बालक, एक पढ़ी लिखी बालिका एक नियोजित परिवार का प्लान भी बना सकती है।
जनसंख्या में वृद्धि के दुष्प्रभावों को भी समझ सकते हैं, और उस दुष्प्रभाव को समझने के बाद एक परिपक्व आयु के बाद यदि उनकी विवाह की आयु निर्धारित की जाएगी तो उस परिपक्व और बौद्धिक रूप से विकसित एक शिक्षित बालक बालिका जब परिवार का निर्माण करेंगे तो वो जनसंख्या वृद्धि पर अवश्य नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। अगला देखिए, उत्पादन में वृद्धि। मानव अपनी जीवन की भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक उत्पादन करेगा। जब वो अधिकाधिक उत्पादन करेगा तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उसे परिवार नियोजन, परिवार को छोटा करने की आवश्यकता होगी, और परिवार को छोटा करने की आवश्यकता होगी तो वो धीरे 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 जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित कर लेगा। अगला देखिए, परिवार कल्याण कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं उनका अधिकाधिक प्रचार प्रसार किया जाए, और जो मानव जगत है उसके द्वारा परिवार कल्याण को अधिकाधिक अपनाया जाए ताकि जनसंख्या नियंत्रण की समस्या को नियंत्रित किया जा सके। अगला देखिए, शिक्षा। जनसंख्या नियंत्रण ही नहीं अपितु सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान शिक्षा। जब शिक्षा बढ़ेगी, शिक्षा से लोगों का बौद्धिक विकास होगा, उनके विचारों का विकास होगा, तो वो जो सामाजिक ही नहीं जो राष्ट्रीय समस्याएं हैं उन पर चिंतन और मनन कर पाएंगे। और जब शिक्षा बढ़ेगी तो जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि जैसी समस्या भी समझ में आएगी और उस पर नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। लोग परंपरावादी सोच से बाहर निकलेंगे, प्राचीन विचारधारा को छोड़ेंगे, जातिवाद, धार्मिक, सांप्रदायिक इन सारी चीजों को छोड़ेंगे और छोड़कर मानवीय दृष्टिकोण से ऊपर बढ़ेंगे, ऊपर उठेंगे और जनसंख्या नियंत्रण पर, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अध्ययन किया जनसंख्या वृद्धि का। तो हमारे खंड ब का पहला अध्याय था जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वितरण, घनत्व और जनसंख्या वृद्धि। तो इस प्रकार से ये पूरा होता है आज। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।